जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहला एप्लीकेशन है आपका डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, इसके कुछ प्रॉब्लम को बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर के पहले एक्सरसाइज में यानी कि RS अग्रवाल बुक के पहले एक्सरसाइज में हम लोग शुरू के 10 प्रॉब्लम को बना चुके थे और उसमें 10 प्रॉब्लम बनाने के लिए बचा हुआ था जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर में RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज का हर एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में जैसा कि पता ही है आप लोगों को क्या करने वाले हैं हम लोग। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। जैसा कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों के बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बनवाना, चाहे आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो या 10 में पढ़ रहे हो या 11 में पढ़ रहे हो या 12 में पढ़ रहे हो, यानी कि आपको धीरे धीरे जो है सभी वीडियो मिलता चला जाएगा और इस सेशन के अंत तक में आपको क्लास 12 का भी सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो आपको फिगर आ रहा है यही सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आपके डाउट का प्रॉब्लम है तो इसमें अगर है तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो देखना लाभप्रद होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं अपने नोटबुक पर। नोटबुक पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझ ले। और यह चीज़ जो है हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भी मैंने इस बात की चर्चा की है कि ये रेट क्या है। तो रेट जो होता है आपका टाइम से मतलब रखता है। जैसे कि हम अगर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं और इस वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि यह डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह से स्पीड, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, सिर्फ इतना बोल देते हैं और कहते हैं इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पर रेट जो होता है वो सेंस देता है टाइम। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। अगर फिजिक्स में याद होगा तो आप पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़े होंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में याद होगा डेफिनेशन कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। वहाँ पे आप डिनोट करते थे डेल्टा S बाय डेल्टा T और इसी को इस ds बाय dt हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर तभी उपयोग में लाया जाएगा जबकि हमारा टाइम जो है बेहद स्मॉल हो, बहुत छोटा हो। अब ये स्मॉल टाइम से रिलेटेड आप एक एग्जांपल को समझिए, ठीक तरह से समझिए कि मान लिया जाए कि हम जो है ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन कंटिन्यू ड्रॉ कर रहे हैं और हम जब तक इस लाइन को ड्रॉ किए तो किसी समय हम इस पोजीशन पर भी पहुँचे, किसी समय इस पोजीशन पर भी पहुँचे, किसी समय हम इस पोजीशन पे पहुँचे, किसी समय इस पोजीशन पे भी पहुँचे हैं। और आपको क्या करना है कि जब ये मेरा हाथ चल रहा हो, जैसे हम B पर आवे तो क्या कहते हैं, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। ये हम जा रहे हैं और जैसे हमारा B के आसपास आया और B के से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दिए। तो जब पॉज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहीं पे हमारा हाथ है, लेकिन पॉज करने के बाद, पॉज करने के पहले और पॉज करने के बाद हम क्या थे, मूवमेंट में थे।
और पाउस जब हम कर दिए, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए पूरा स्क्रीन अगर फ्रीज हो गया, तो फिर भी यह जो हमारा पेन है इस स्मॉल टाइम के लिए यहाँ क्या है, लगेगा कि हमको यह रेस्ट में है। क्या लगेगा कि हमको यह रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअल में यह रेस्ट में नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, यह लगेगा कि यह आपका रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअल में रेस्ट में नहीं होता है। उस स्थिति में कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी होती है, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए जब भी आप किसी के रेट का कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर टाइम इतना छोटा हो जाता है और बहुत छोटे समय में बॉडी का मूवमेंट जो होता है, मान लीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो होता है, लेकिन हमें लगता है कि वह जो है आपका उसी पॉइंट पर स्थिर है, उसी पॉइंट पर फ्रीज कर गया है। यानी कि इसको दूसरे तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि रोड पर मान लीजिए तेजी से कोई गाड़ियां चल रही है और गाड़ी का हम फोटोग्राफी करते हैं, तो फोटो में तो हमारा सब गाड़ी रेस्ट पोजीशन में आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है। अब रेस्ट पोजीशन में इसलिए हो जाता है कि हम इतना कम समय कर देते हैं, इतने कम समय कर देते हैं कि वहाँ हमको लगता है कि वह स्थिर है, लेकिन उसमें मूवमेंट हमारा होता है। उसी तरह से रेल की पटरी को आप देखते होंगे कि रेल की पटरी जो है इस तरह से मुड़ी हुई है। अब इसमें से अगर छोटा सा सेगमेंट हम ले लें, तो हमको क्या लगेगा कि यह आपका स्ट्रेट है। यह क्या लगेगा हमको, यहाँ क्या है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंसीडर करते हैं, कहने का मतलब अनुमान लगाते हैं कि ये जो है आपका बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो यह आपका स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं है, कुछ ना कुछ कर्व है। और यहाँ भी उसी तरह से अनुमान लगाते हैं कि यह आपका मूवमेंट में है। जब यह बी पर हमारा पाउस हो जाता है, मार्कर हम पाउस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पाउस हमको लग रहा है, ये वीडियो रुका हुआ है, लेकिन यह हमारा मूवमेंट में है। उसी तरह से गाड़ी अगर चल रही है और वहाँ पर हम लोग कोई फोटो क्लिक किए हुए हैं, बहुत छोटे समय में वह फोटो लिया जाता है, तो उस छोटे समय में भी वह जो है बॉडी यानी कि गाड़ी जो है मूवमेंट में है। तो इस छोटे समय के कैलकुलेशन में ही हम लोग डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डेरिवेटिव का उपयोग आप लोगों को समझ में बहुत कुछ हद तक आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो छूटा हुआ प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके थे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यह क्या कह रहा है कि ए 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द हिज शेडो इंक्रीजेज। तो यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है, यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन है कुछ कि एक 2 मीटर लंबा आदमी जो है मूव कर रहा है, ये मूव का डायरेक्शन इधर है, मूव कर रहा है, और इसके पीछे जो है 6 मीटर हाइट लैंप पोस्ट लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से लैंप पोस्ट इधर है, तो इसके राइट में जो है, अगर ये लेफ्ट में लैंप पोस्ट है तो राइट में इसका शेडो बनेगा। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, क्लास 2 में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसका शेडो जो है इधर बन रहा है। अब यह ज्यों-ज्यों आपका मूव करेगा, दूर जाएगा, तो इसका शेडो जो है लंबा होता चला जाएगा। तो यह जो मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये सिचुएशन है और इसमें पूछ रहा है कि इसका जो शेडो है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इज इंक्रीजेज। इसका शेडो का लेंथ किस तरह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं
और यह जो लेंथ है y, इसको y जो माने हुए हैं, यह आपका शेडो है। तो शेडो की लंबाई जो है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर dx अपॉन dt यानी कि x जो है चेंज हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका शेडो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसको हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर जो इसके लिए एक दो ट्रायंगल देख रहे हैं कि इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 6 मीटर, यहाँ 2 मीटर, और यह x और आपका यह y। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABO और यह PQO जो है, ABO सिमिलर है PQO के। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो क्लास 10 में पढ़े थे कि साइड इज का प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं AB बाय BO, यानी कि इसका हाइट और इसका बेस इक्वल टू, उसी तरह से इसका हाइट और इसका बेस, इस तरह से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। अब इस रिलेशन में AB का जो वैल्यू है आपका 6 मीटर है, BO देखा जाए तो x प्लस y है, और PQ देखिए 2 मीटर है, और QO जो है आपका y मीटर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सा। सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या रिलेशन 6y इक्वल टू 2x प्लस 2y मिलता है, यानी कि 4y इक्वल टू 2x मिल जाता है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू डी वाई बाय डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। और डी वाई बाई डी टी हमको निकालना है, और इसके साथ ये 4 है, तो 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जब 4, यह आपका 5/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा यह शेडो इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्या कह रहा है कि एन इन्वर्टेड कोन हैज ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड ए बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए रेट ऑफ 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर मिनट। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। चूँकि क्यूबिक सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 1.5 के रेट से। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर दूँ कि इन्वर्टेड कॉन ये क्या होता है। कोन तो आप जान रहे हैं ये होता है, अगर यह कोन किसी के सर के ऊपर बर्थडे टोपी के रूप में आ जाए तो ये जो होता है आपका इरेक्ट कोन, सीधा कोन होता है। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, कहने का मतलब कि अगर ये कोन आपका इस तरह से हो जाए तो ये आपका इन्वर्टेड कोन कहलाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि इसकी हाइट जो है 40 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें जो है वाटर जो भरा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, और यह वाटर को इसमें फ्लो हो रहा है। और इसमें दिया गया है आपका dV अपॉन dt जो है वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम इसमें डाला जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिनट के हिसाब से डाला जा रहा है। और हमको निकालना है dH बाय dt। वाटर हम इसमें डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसका हाइट जो है आपका राइज करते चले जाएगा, है कि नहीं। हाइट यानी कि अगर इसका हाइट 40 सेंटीमीटर है तो किसी समय हाइट इसका h हो और कोई रेडियस r हो, तो यही dH बाई dt आपको निकालना है। कब,
जबकि h जो है आपका 4 सेंटीमीटर हो जाता है। उस स्थिति में जो है इसका लेवल किस रेट से बढ़ रहा है इसको हमको निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r और h दोनों वेरी कर रहा है। अब ये आप सोच के देखिए कि ये आपका कौन है, इसमें अगर हम ऊपर ज्यों जाते हैं तो देख सकते हैं कि रेडियस भी इसका बढ़ता चला जाता है, रेडियस भी इसका बढ़ता चला जाता है और इसका हाइट भी बढ़ता चला जाता है, हाइट भी बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि r भी यहाँ वेरी कर रहा है और h भी वेरी कर रहा है। इस वॉल्यूम के वेरी होने से ये दोनों वेरी कर रहा है। तो अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ r को कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। तो जब r भी कांस्टेंट नहीं है, h भी कांस्टेंट नहीं है, तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा कि r को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो h को r में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सूटेबल है कि r को हम h में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस फिगर में जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका दो सिमिलर ट्रायंगल बनता है, एक सिमिलर ट्रायंगल दूसरा सिमिलर ट्रायंगल, और इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल में जो है इसलिए सिमिलर है कि एक एंगल जो है दोनों के में 90 डिग्री का है और यहाँ एक एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि यह दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होते हैं तो साइड भी आपका सिमिलर होते हैं। तो चलिए इसमें नाम कुछ दे देते हैं OPQ और यह AB हम रख दिए। तो क्या लिख सकते हैं AB बाय AO इक्वल टू PQ बाय PO लिख सकते हैं हम लोग। AB जो है हमारा 5 और AO जो हम देख रहे हैं AO यह 40 है। अब PQ जो कि R है और ये आपका H है। तो यह 8 टाइम्स में कट जाता है और यहाँ पर आपका R का जो वैल्यू हो जाएगा वह H/8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर मिल गया R और H में रिलेशन। क्या करते हैं, R के जगह पे H के टर्म, R को हम लोग H के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए और इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/3 पाई H स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इंटू H। तो V इक्वल टू 1/3 पाई बाय 8 का स्क्वायर इंटू H का क्यूब हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dV/dt जैसे लिखेंगे आप तो क्या हो जाता है 1/3 पाई 8 इंटू 8 और इस h क्यूब को हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर इंटू dH/dt लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है कि इसमें इसका जो वैल्यू है 1.5 है इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 भी रख दीजिए। h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमको यहाँ पर dH/dt निकालना है कब, जब h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर होता है। तो 4 इंटू 4 और यह dH/dt, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इस तरह से हमको मिला यहाँ पर। अब यह दोनों 2 इंटू 2 4 होता है तो 1.5 इंटू 4 हो जाएगा और यह जो पाई है इसके नीचे चला आएगा और यह dH/dt हो गया आपका। तो इस तरह से हम dH/dt को देखते हैं, हाफ इंटू 4 जो कि 6 होता है, 6/पाई मिलता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन यह आंसर सेंटीमीटर पर मिनट में निकलता है। अगर आप आंसर देखते हैं तो ये आंसर आपका नहीं है। तो क्या करें भाई, आंसर जो है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 6/पाई है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से। मिनट को
हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 61/60 आ जाता है। क्यों, इसको समझिएगा। 6/π है और मिनट बाय क्या है आपका, सॉरी सेंटीमीटर बाय मिनट है। अब इस मिनट को तो आप 6/π लिखेंगे, सेंटीमीटर तो रह ही जाएगा ऊपर में, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिनट समझिए, 1 मिनट को 60 हम लिखेंगे तो 6 से यह 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/10π सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन on the ground in such a way that the height of the cone is 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when its height is 3 centimeter? अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या सिचुएशन है कि एक पाइप है, इस तरह से समझिए, एक पाइप का कनेक्शन है और लेकिन इससे फ्लो हो रहा है सैंड। अब देखिए, अगर जो सैंड इससे गिरेगा तो क्या होगा भाई, इस तरह से जमा होता चला जाएगा और यह आपका कोन बनाता चला जाएगा। जहाँ पे आपका गिर रहा है वो पहले ऊंचा होगा, फिर उसके बाद इस तरह से जो है आपको फाइनली जो है इस तरह का कोन मिल जाता है। क्लियर है। और ये कहता है क्या कि इसका हाइट और रेडियस में एक रिलेशन है। हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन है कि इसका हाइट जो है 1/6 ऑफ इट्स रेडियस है। इसका मतलब हो गया कि r = 6h आपका दिया गया है, एक रिलेशन पहले ही दे दिया। अब स्वाभाविक है जब कोण बनता है तो r भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रहा है, दोनों यहाँ वेरी कर रहा है। और इसमें दिया गया है कि dV/dt, यानी कि इसके ऊपर जो सैंड हम डाल रहे हैं किस रेट से डाल रहे हैं, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से डाल रहे हैं। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है dH/dt कि इसका हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, जबकि h जो है 3 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि v = 1/3 पाई r² h होता है और यहाँ पर dH/dt निकालना है और यहाँ दो वेरिएबल है आपका। तो किस वेरिएबल को हम रखेंगे? h को रखेंगे, r को रिप्लेस कर देंगे तो r को हम लिख सकते हैं 6h। तो चलिए v = 1/3 पाई 6 × 6 × h का स्क्वायर इंटू h आपका हो जाता है। इस तरह से v = 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 6 × 6 × h का क्यूब मिल जाता है आपको। अब हमको अगले स्टेप में यहाँ पर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है dV/dt। तो 1/3 हो गया, पाई भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है और इसको लिख सकते हैं 3h का स्क्वायर dH/dt लिख सकते हैं। 3 यहाँ कैंसिल हो गया आपका। dV/dt का जो वैल्यू है ये 18 सेंटीमीटर दिया गया है। 18 = पाई × 6 × 6 और इस h का जो वैल्यू है क्या रखेंगे हम लोग? 3 रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू dH/dt। अब फाइनली dH/dt को निकालते हैं हम लोग। तो ये हमको मिलता है 18 पाई × 6 × 6 × 3 × 3। 6 3 × 18 और 3 एक आपका कट गया। तो यहाँ पर आपको मिला 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे ठीक ठाक से, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू ए टीनी हॉल एट ए वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ द कॉनिकल फनेल at a uniform rate 4 centimeter cube per second.
When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of slant height of a water given that the vertical angle of a funnel is 120 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम जिस तरह से बनाए ये भी प्रॉब्लम आप उसी तरह से बनाइए, यह भी प्रॉब्लम लगभग उसी तरह का। लेकिन यह कैसे बनेगा इसको देखिए, समझिएगा कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में कहा गया कि इन्वर्टेड कौन ही है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है कि यह पानी से पहले से भरा हुआ है, वाटर से पहले से भरा हुआ है और एक छोटा सा हॉल है, इस हॉल से वाटर जो है फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर जब निकल रहा है तो यानी कि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से डिक्रीज कर रहा है? यह 4 सेंटीमीटर इस क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर बाहर जा रहा है। अब ये कहता है क्या कि ज्यों-ज्यों यह वाटर जाएगा त्यों-त्यों जो है इसका लेवल जो है नीचे आते चले जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियस भी घट रहा है और इसका हाइट भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है और इसका हाइट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ आपको निकालना है dl/dt निकालना है, यानी कि इसका जो आपका स्लैंट हाइट है किस रेट से घट रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। कब? जब यह L जो है आपका 3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इससे हम लोग एक फिगर उठाते हैं, ये फिगर उठा रहे हैं कि यह आपका यहाँ इसका ये स्लैंट हाइट हो गया, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। उसके बाद इसका जो एंगल है आपका देख रहे हैं, यह एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री दिया गया है। तो निश्चित रूप से अगर हम एक वर्टिकल लाइन इस में लें तो यह जो हाइट है वर्टिकल लाइन है, इस दोनों को बराबर 2 भाग में बांटता है, यानी कि 60 का एंगल यह भी और 60 का एंगल इधर भी हमको मिल जाता है। अब ऐसा काम करते हैं कि हालांकि यहाँ तो वेरी तो सब कर रहा है, R भी कर रहा है, H भी कर रहा है और L भी कर रहा है, लेकिन इस तीनों में हम ऐसा तो लिख सकते हैं कि अगर साइन 60 डिग्री हम लिखें, ये चूँकि राइट एंगल ट्रेंगल है तो साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो हम लिखते हैं R/L लिखते हैं, देयरफॉर L साइन 60 डिग्री इक्वल टू R हो जाता है, यानी कि R और L के बीच हम रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से अगर cos 60 डिग्री यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं H/L लिख सकते हैं, तो L cos 60 डिग्री इक्वल टू H लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको कन्वर्ट करने का उद्देश्य क्या है अब समझ में आएगा, क्योंकि V इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि 1/3 पाई r² H होता है। यहाँ R भी वेरी कर रहा है और H भी वेरी कर रहा है, लेकिन हमको रेट निकालना है, इसका स्लैंट हाइट जो है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस V में 1/3 पाई और यह r² के बदले में L साइन 60 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। R का वैल्यू हमारा ये हो गया और H का जो वैल्यू हो गया L cos 60 डिग्री हो गया। तो यह V इक्वल टू 1/3 पाई साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ पर मिल गया आपको L का क्यूब मिल गया। और यह इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसका हाइट जो है डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यह जो dV/dt है हम यहाँ पर माइनस में लेते हैं। माइनस में लेने का कारण यही है कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम घटते चले जा रहा है, यह घटाने का काम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग -4 रख लेते हैं। 1/3 यह आपका पाई हो गया, 3/4 इंटू एक स्टेप और लिख लेना है, dV/dt इक्वल टू 1/3 पाई 3/4 इंटू 1/2 L का 3L का स्क्वायर dL/dt लिख लेना है यहाँ पर।
अब इसमें हम लोग सारा वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर 3/4 तक लिख चुके हैं, 1/2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, और यह आपका L जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 3 आ गया, और dL/dt भी आ गया। तो ये 3 कट जाता है, और यहाँ पर देखिए -4 इंटू यह 4 इंटू यह 2, और फिर उसके बाद यह पाई इसके नीचे 3 × 3 × 3 इक्वल टू dL/dt आपको मिल जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि dL/dt हमको निकालना है किस पर, जब L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होता है, तो इस स्थिति में -32/27 पाई आपको मिलता है। क्या मिलता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, oil is leaking at the rate of 16 milliliter per second from a vertically capped cylindrical drum containing oil। तो एक वर्टिकल ड्रम है, आइए इसको फिगर में भी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द ऑयल इज चेंजिंग व्हेन द ऑयल लेवल इज 18 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर है, और इसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, और इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो वॉल्यूम, मतलब जो भी वॉल्यूम ऑयल का लीकेज हो रहा है, वह आपका 16 मिलीलीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और याद कीजिए कि 1 मिलीलीटर जो होता है आपका 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, तो इसलिए निश्चित रूप से 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। और इसमें इसका रेडियस दिया गया है r 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है? और इसमें क्या कह रहा है कि इसका हाइट dH/dt, यह हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है जब यह पहुंचता है 18 सेंटीमीटर पर, यानी कि यह पूरा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। जब 18 सेंटीमीटर रह जाता है आपका इसका हाइट, तो उस स्थिति में इसका चेंज किस तरह से हो रहा है, इसके हाइट में चेंज किस तरह से हो रहा है, यानी कि dH/dt आपको निकालना है। तो ये चीज़ भी हमको समझ में आ गया। तो चलिए इसका वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम हम लोग जान रहे हैं πr² H होता है। अब यहाँ पर विचार कीजिए कि क्या R वेरिएबल है और H भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम R के बारे में कहेंगे कि नो, R जो है वेरी नहीं कर रहा है। ज्यों इसका लेवल नीचे आ रहा है तो R 7 सेंटीमीटर ही रह रहा है, लेकिन वहीं इस कंडीशन में ज्यों इसका वाटर लीक हो रहा था तो इसका रेडियस भी वेरी कर रहा था। देख रहे हैं, तो रेडियस यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ छोटा हो गया, फिर यहाँ छोटा हो गया, ये तो रेडियस इसमें घटता जा रहा है। और इसमें रेडियस को बढ़ने और घटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यह सिलेंडर है, हर एक जगह जो है इसका रेडियस सेम होता है। तो R जो है यहाँ पर कांस्टेंट के तरह हमको लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ यहाँ H ही वेरिएबल है। अब जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dV/dt πr² लिख दीजिए और dH/dt लिख दीजिए, और dV/dt का जो वैल्यू है यह आपका 16 है, इक्वल टू पाई भी लिख दीजिए, 7 × 7 लिखिए, और dH/dt, यही dH/dt आपको निकालना था जो 16/π × 7 × 7 हो जाता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको मिल जाता है, इसका आंसर मिल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या कह रहा है कि ए 13 मीटर लॉन्ग लेडर इज
leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. How fast is its height on the wall increasing when the foot of the ladder is 5 meters away from the wall? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, when the foot of ladder is 5 meters away from the wall. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है इसको हम लोग समझते हैं कि एक वाल है और इस वाल से सटा हुआ एक लेडर लगा हुआ है। इस तरह से आपका एक लेडर मीन्स होता है क्या, सीढ़ी होता है। और यह क्या कह रहा है कि इसका जो ये फुट है, ये फुट 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कराया जा रहा है। तो मूव कौन हो रहा है भाई, अगर इसको हम लोग x मान लें तो यानी कि dx/dt, यह जो x मूव हो रहा है किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। फिर यहाँ पर आपको पूछता है क्या कि यह आपका जो लेडर का टॉप पॉइंट है ये किस रेट से नीचे आ रहा है। अगर इसको y मान लें तो dy/dt रेट से यह नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि dy/dt इक्वल टू वाट, कब, when x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, है ना, बुक में दिया गया है आपका मीटर। जब यह x 5 मीटर हो जाता है, हालांकि इस लेडर की लंबाई 13 मीटर दी गई है, और जब यह 5 मीटर हो जाता है तो उस स्थिति में भी यह 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तो मूव कर रहा है बाहर के तरफ, अवे फ्रॉम द वाल से दूर जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, वाल के नज़दीक आ रहा है, मतलब बॉटम के ग्राउंड के यह नज़दीक आते जा रहा है, इधर आते जा रहा है। तो उस समय है ना, क्या इसका रेट है नीचे आने का, ये निकालना है, यानी कि यह चीज़ आपको निकालना है। यहाँ पर अगर हम 5 सेंटीमीटर यहाँ लिए हुए हैं और यह 13 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जान रहे हैं कि यह जो आपका हाइट है, यह y जो है आपका, अगर इसको हम लोग a, b और c ले लें, और किसी सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन जिसमें यह आपका 5 सेंटीमीटर होता है तो यह 30 सेंटीमीटर, और यह ए बी क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यह इसको सॉल्व कीजिए 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी कि उस सिचुएशन में यह 12 मीटर होता है, 12 मीटर होता है यह। तो अब यह 5 तो यह आपका 12, लेकिन इस तीनों में हम लोग रिलेशन जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब 2x dx/dt इक्वल टू प्लस 2y dy/dt। अब इस डिफरेंशिएशन में तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमको मिल जाता है कि यह आपका dy/dt इक्वल टू, देखिए इसको राइट साइड ले जाइएगा तो -2x dx/dt मिलेगा आपको। अब इसको आप लेफ्ट, इसको ये 2y जो इसके साथ था यहाँ राइट साइड में लाए तो 2y मिला, तो ये दोनों आपका कट गया। तो इस तरह से आपको मिल जाता है x/y माइनस x/y dx/dt मिल जाता है। और dx/dt का जो वैल्यू है आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, x का जो वैल्यू है ना उस खास टाइम में है ना 5 मीटर है, और y का जो वैल्यू है आपका 12 मीटर है, और dx/dt का जो वैल्यू है ये आपका 2 है। तो इस तरह से 5/6 माइनस 5/6 मीटर पर सेकेंड आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा मैं फिर से, शुरू में भी पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह जो है आपका बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत स्मॉल टाइम के लिए। तो जैसा कि आप मान लीजिए कि यह पेन आपका मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है,
आप जैसे वीडियो को पॉज करते हैं, अभी पॉज करके देखिए, मैं पेन को मूव करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यह आपको रुका हुआ नज़र आएगा। पॉज करने पर क्या हो जाएगा कि मूवमेंट इसका रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस पेन में तो एक्चुअल में मूवमेंट था। तो जब पॉज करते हैं तो समझ लीजिए कि वह शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे समय के लिए आपका किसी एक पोजीशन पे ही नज़र आता है, बहुत छोटे टाइम के लिए। तो उसी छोटे टाइम में हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब इसका बेस का डिस्टेंस 5 मीटर था, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से इसका 12 मीटर हो जाएगा, ये हाइट आपका। और उसी कंडीशन में हम पॉज कर दिए, ये लेडर आपका नीचे आ रहा था, हम उसी कंडीशन में इस वीडियो को पॉज किए, जबकि यह 5 मीटर हो गया, यह आपका 12 मीटर हो गया, और यह 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था इसका बेस, और यह भी कुछ न कुछ स्पीड से नीचे आ रहा था। तो इमेज खींच लेने का मतलब कि पॉज कर देने का मतलब कि छोटा टाइम, मतलब कि बहुत छोटे टाइम में जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो है यह आपका वैल्यू जो है, ये सब कांस्टेंट हमारा यहाँ पर आता है, और हम लोग इसको इस कांस्टेंट यहाँ x का वैल्यू जो है 5 लेकर और y का वैल्यू 12 लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि वह खास सिचुएशन में x का वैल्यू 5 हो गया था और y का वैल्यू जो है 12 हो गया था। अगर आप खुद एनालिसिस करें तो आपको और भी समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यह। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू से हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं कि उसे देख के आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका बहुत इजी प्रॉब्लम है। ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द 40 मीटर हाई टावर एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। Assume that the eye level of the man is 1.6 मीटर from the ground। तो आइए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। तो इस तरह से इसका फिगर है, यह 40 मीटर हाई टावर है, और यह जो आपका 1.6 मीटर लेवल का एक मैन है, और यह जो है आपका चल रहा है dx/dt, किस रेट से आगे बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यह आदमी जो है आगे बढ़ रहा है ना। तो यानी कि अगर यह डिस्टेंस हमारा x है और इस x में इसका वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, अब रहेगा dx/dt 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से, और यहाँ आपको dθ/dt ज्ञात करना है। तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन किस किस में चाहिए, x एंड थीटा में चाहिए। तो क्या x और थीटा में कोई रिलेशन आप प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 40 क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इस तरह से x इक्वल टू 40 आपका tan थीटा हो गया, जो कि 40 cot थीटा आपका मिल जाता है। अब यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx/dt लिखेंगे, और यह 40 तो आपका कांस्टेंट रह जाएगा, और cot थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है यह cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा और dθ/dt होता है। क्लियर है? अब इसमें से हम क्या करते हैं कि dx/dt का जो वैल्यू है इसको तो हम लोग 2 रख सकते हैं, और यह आपका 40 हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यह dθ/dt हमने लिख दिया। अब जरा सा इस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है वह p/h होता है। तो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर जो है आपका 40 है,
और यह हाइपोटेनस जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। चूँकि यह जो है आपका वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स माना है इस डिस्टेंस को, तो रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यदि इस पर स्क्वायर कर दें तो इस पर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 40 का स्क्वायर मिल गया और यह 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर जो है साइन 1 बाय साइन थीटा है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाय 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको अब हम लोग रख देते हैं। तो यह 2 बाय इस 40 को लेफ्ट साइड ले आए और यहाँ पर आपका हो गया 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाय 40 का स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी टी। और डी थीटा बाय डी टी हमको तब निकालना है जब हमारा x का वैल्यू 30 मीटर पर पहुंच जाए। एक ऐसा समय आएगा x वेरी करते हुए यह कहाँ पे पहुंच जाएगा, 30 मीटर की दूरी पे पहुंचेगा। उस स्थिति में जो भी एंगल आपका बनाएगा, उस स्थिति में उस एंगल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा ये निकालना है। तब x के जगह पे हमको 30 पुट कर देना है, 2 बाय 40 इक्वल टू माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बाय 40 का स्क्वायर और डी थीटा बाय डी टी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो डी थीटा बाय डी टी का जो वैल्यू है आपका, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 0.032 रेडियन पर सेकेंड आपका मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यह बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि फाइंड एन एंगल एक्स विच इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। कहने का मतलब कि यह जो एंगल आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है भैया डी एक्स अपॉन डी टी हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका साइन यानी कि एक्स का साइन भी इंक्रीज कर रहा है और ट्वाइस 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो वह एंगल आपको फाइंड करना है कि वह एंगल आपका क्या है। तो हमको तो ये रिलेशन मिल जाता है इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी हम लिखते हैं और 2 लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर देखिए कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, और चूंकि हम t के रेस्पेक्ट में किए हुए हैं तो डी एक्स बाय डी टी से इसको हमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फाइनली हम देख रहे हैं कि हमको मिलता है 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos x इक्वल टू 1 मिलता है, चूँकि ये दोनों आपका कट जाएगा, और cos x इक्वल टू 1/2 यानी कि cos 60 डिग्री, तो x का जो वैल्यू है 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका रेट ऑफ चेंज है ना, और इसके साइन का रेट ऑफ चेंज का 2 टाइम्स होता है। यही cos 60 डिग्री पर ऐसा होता है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ गए इसको। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बैलून का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम पुनर्मूसिको भवा वाली बात है कि शुरू में भी हमने इसी सब टाइप का प्रॉब्लम बनाया था और लास्ट में भी लग रहा है कि कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए कि रेडियस इसका इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी जो है आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। कहता है सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है भैया, यह जब इसका रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर हो जाता है
और ये क्या है, बैलून है, यानी कि स्फेयर है। तो हम जान रहे हैं कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r का स्क्वायर होता है, और ds/dt आप लिखेंगे तो यह 4 पाई 2r/dt हो जाएगा। इसमें सारा वैल्यू आप लोग रख दीजिए। 4 आ गया, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, या पाई को पाई ही रहने दीजिए। 2 इंटू आर का वैल्यू हमारा 15 हो गया, और dr/dt जो है मिला हुआ है 10, तो यह आपका 1200 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इसका। एन एज ऑफ ए वेरिएबल cube is increasing at the rate of 5 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter? बहुत आसान प्रॉब्लम। तो इसमें क्या कह रहा है कि एज जो है आपका 20 नंबर में इंक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इसका वॉल्यूम जो है किस तरह से चेंज होगा जबकि इसका एज जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रह जाता है। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग जानते हैं x का क्यूब होता है, dv/dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर dx/dt हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखिए, 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ 5 लिख दीजिए, तो फाइनली आपको 1500 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आप सारा प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।